अच्छा बेटा, आज 6 अप्रैल 2024 पेपर एक सॉल्व कर रहे हैं। पेपर अभी तक हमें बड़ा आसान लग रहा है, पर रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गए थे, तो जल्दी से इस पेपर को देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि इस पत्थर का, इस स्टोन का वॉल्यूम चाहिए। विदाउट स्टोन हमें वॉल्यूम नजर आ रहा है 18, और जब पानी में हमने स्टोन डाल दिया तो वॉल्यूम नजर आ रहा है 26। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इट इज 8 cm³ इट इज वॉल्यूम ऑफ स्टोन। एक कार की स्पीडोमीटर है, जिसके अंदर हमें साफ नजर आ रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, और स्पीड इंक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन है दैट इज नॉन जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, सॉरी, टोटल डिस्टेंस के लिए सारे डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, टाइम 0.5 आवर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। वेट फोर्स होती है। दो सिलेंडर हैं, सेम मेटल के हैं। जब मटेरियल सेम होता है तो उनकी डेंसिटी सेम होती है, अलबत्ता साइज में डिफरेंस है तो बाकी सारी चीजें भी डिफरेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, बीम इक्विलिब्रियम में है। कोई ऑब्जेक्ट उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो और जब रिजल्टेंट मूवमेंट भी जीरो हो। इट इज कॉल्ड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये 6 सवाल बेटा मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले पढ़ा चुका था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी समझा है। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा आराम से चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि कौन सी कोन स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए दो बातों को हम लोग चेक करते हैं। नंबर वन, जिसका बेस एरिया ज्यादा होगा इट इज मोर स्टेबल। नंबर टू, जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के करीब होगी इट इज मोर स्टेबल। तो डी ऑप्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के करीब है, बेस एरिया बी और डी दोनों का बराबर है, इसलिए आंसर इसका बन गया डी। क्वेश्चन नंबर 8, कोई कार यहाँ स्टेशनरी है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे वो नीचे जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और यहां पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट सी होगी, ऊपर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी। तो सी पर ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं जनाब, जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें यूरेनियम का फ्यूल होता है। उस यूरेनियम के फ्यूल से हम न्यूक्लियर फिशन कराते हैं रिएक्टर में। उस रिएक्टर से जो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है उससे पानी को बॉईल कराते हैं। बॉइलिंग वाटर से जो स्टीम बनती है वो टरबाइन चलाती है, और टरबाइन चलने से जनरेटर में मैग्नेट के बिटवीन घूमने वाले कॉइल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म ऑप्शन डी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं हम आपके सामने एक टेबल सामने रख रहे हैं। इस टेबल में 4 फोर्सेस हैं, आपको सरफेस एरिया दिखाए हुए हैं, लार्जेस्ट प्रेशर चाहिए। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लार्जेस्ट प्रेशर के लिए लार्जेस्ट फोर्स, लार्जेस्ट प्रेशर के लिए स्मॉलेस्ट एरिया। तो जनाब आंसर बन गया बी। प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, लार्जेस्ट प्रेशर बड़ी फोर्स 40 और स्मॉलेस्ट एरिया 2। आंसर बन गया बी। बैरोमीटर कोर्स में नहीं है। फाइक सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ठीक है जी, बैरोमीटर कोर्स में नहीं है। वैसे बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट 1 में पार्टिकल बहुत दूर दूर है, पक्की बात है सर, गैस है। और स्टेट 2 में पार्टिकल टाइटली पैक भी नहीं है, अच्छी खासी स्पेसिंग है, इसलिए लिक्विड है। टाइटली पैक होते, नो स्पेसिंग होती तो सॉलिड होता, बीच में कुछ गैप है, सो इट इज अ लिक्विड। जब कोई स्विमर पानी से बाहर आता है, ठीक है जनाब, तो उसकी स्किन से पानी के मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
जब थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स, जब उनकी स्पीड बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनकी इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। और इवेपोरेशन फास्ट होने का मतलब जाहिर सी बात है कि उस बंदे को कूलिंग अफेक्ट प्रोड्यूस करा देगी। कूलिंग अफेक्ट प्रोड्यूस करा देगी। उसके बाद है जनाब, एक मेटल की डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ। गर्म करने से उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी, उसका डायमीटर इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन जब थर्मल एक्सपेंशन से वॉल्यूम बढ़ता है तो जनाब उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर है ओनली डेंसिटी डिक्रीज होगी, वरना डायामीटर, थिकनेस, वॉल्यूम सब कुछ इंक्रीज होना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक किसी सवाल में नहीं रुका, भागे जा रहा हूँ भागे जा रहा हूँ। खालिद भाई, यहाँ पे हम आपको तंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। ये एक अच्छा और एक मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा ये है कि एक कॉपर का ब्लॉक है, एक लेड का ब्लॉक है, दोनों को इंटरनल एनर्जी सेम प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब थर्मल एनर्जी सेम दे रहा हूं। आईजीसीएसई की फिजिक्स में थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी मतलब एक ही होता है, मतलब एक ही होता है। तो दोनों को मैं सेम थर्मल एनर्जी दे रहा हूं। ठीक है जनाब। फिर खुद बता रहे हैं कि कॉपर की थर्मल कैपेसिटी लो है। थर्मल कैपेसिटी लफ्ज स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मास को भी हटा लो। तो थर्मल कैपेसिटी कॉपर की लो है। अब इससे आगे मैं बोलूंगा तो बेटा सवाल खत्म हो जाएगा। खालिद बेटा, अब आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन जी, बेहतरीन। सर सी जो है वो थीटा के साथ इन्वर्सली है। अगर थर्मल कैपेसिटी लो है कॉपर की, तो कॉपर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, कॉपर का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा, ग्रेटर देन लेड होगा। बेटा बहुत अच्छा आपने आंसर किया। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर एक टॉपिक पढ़ाते हैं। अब मैं पूरा टॉपिक याद दिलाऊंगा तो बेकार हो जाएगा, सिर्फ हौला आप याद दिलाइए। किसी कमरे में एसी लगा होता है, उससे कूलिंग करते हैं, और अगर सर्दियां हो तो हीटर लगाते हैं। अब सवाल ये, हीटर कहाँ लगाते हैं और एसी कहाँ लगाते हैं? जी बेटा खौला आंसर कीजिए। सर जो एसी है, इट इज अ कूलिंग यूनिट। कूलिंग यूनिट हमेशा टॉप पे लगाते हैं। सर हर घर में एसी जो होता है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है, और हीटर हमें, सही बेटा, लेकिन आपकी आवाज हमें नहीं आई ना। तो एसी टॉप पे लगाएंगे, हीटर बॉटम में लगाएंगे, आंसर हो गया सी। अलबत्ता चले खौला फिर इसका आंसर कर दें कि ये फायर है, ये हैंड्स हैं, बिटवीन में एयर है, एयर से कन्वेक्शन होती है, एयर से कन्वेक्शन होती है। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? आंसर बोलेंगे आप ए, सी बोल रहे हैं? अच्छा जी, अच्छा जी। इस आंसर सी को मोहम्मद फाइक आप बताएं कि क्या हम एक्सेप्ट कर लें, सही होगा सी? बीच में एयर है, एयर में कन्वेक्शन होती है जी। फाइक कह रहे हैं गलत आंसर है भाई। उसकी वजह यह है कि जो गर्म एयर होती है ना बेटा, वो हमेशा ऊपर भाग जाती है। जो वार्म एयर होगी वो हमेशा ऊपर भाग जाएगी। तो कन्वेक्शन कभी भी साइड वेज में नहीं होती। कन्वेक्शन कभी भी साइड वेज में नहीं होती। ठीक है जनाब। तो कन्वेक्शन साइड वेज में नहीं होती, इसलिए रेडिएशन होगी ओनली। और रेडिएशन का मतलब बाय इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव, कुछ हो ना हो रेडिएशन तो होती है, लेकिन कन्वेक्शन नहीं होगी। कन्वेक्शन साइड वेज में नहीं होती, कन्वेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है बेटा, खौला इस बात को करेक्शन कर लीजिएगा, कन्वेक्शन साइड वेज में नहीं होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम सदीम को मौका देंगे। बेटा सदीम ये बताइए, वेव आपके सामने, ये पता नहीं क्या चीज है, ये पता नहीं क्या चीज है, नंबर उन्होंने लिख के दिया। एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताएं सदीम, और वेवलेंथ की वैल्यू बताएं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? वेवलेंथ को, बिल्कुल सही बात है सर। एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो मीन पोजीशन से हाइट होती है, इसलिए 1 मीटर इज द एम्पलीट्यूड। और वेवलेंथ सर, इसके अंदर दो वेवलेंथ 4 मीटर के बराबर है, इसलिए वन वेवलेंथ 2 मीटर के बराबर है। बेहतरीन हो गया। और आगे चलें जनाब, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ के बता दूंगा तो सवाल बेकार हो जाएगा। मोहम्मद खालिद, आप इस सवाल को रीड करें, पढ़ के बताने से सवाल बहुत आसान हो जाता है। ये सोर्स है, सोर्स से सर्कुलर वेव फ्रंट आ रहे हैं, बैरियर से टकरा रहे हैं, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। अब आपने आंसर बेटा मुझे बताना है, क्योंकि आंसर में मुझे चारों चीजें शो करनी है, इसलिए मैंने इसको नीचे तक जूम कर दिया। जी बेटा, बिल्कुल सही जनाब, जबरदस्त खालिद भाई, आप तो गलती करते ही नहीं यार। इसके अंदर बेटा हो ये रहा है कि सर सोर्स से वेव जा रही है, टकरा कर वापस आ रही है। जब टकरा कर वापस आएगी तो उसकी शेप कैसी होगी? तो भाई जब टकरा कर वापस आएगी तो ये नहीं हो सकता, सवाल रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन में ये नहीं हो सकता। हाँ, ये और ये पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है। पर टकराने के बाद सर वेव जैसी जाएगी वैसी ही वापस आएगी, कोई नई शक्ल थोड़ी पकड़ लेगी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से इमेज रियल बनता है? नहीं सर, हमेशा वर्चुअल बनता है। प्लेन मिरर से इमेज इमेज इज लेफ्ट टू द राइट लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जनाब, ये जो इमेज होगा वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है, मतलब उसकी लेफ्ट साइड राइट बन जाती है, राइट साइड लेफ्ट बन जाती है, यानी अगर बी ऐसा है तो मुझे यू नजर आएगा, लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाते हैं। जबरदस्त। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये वाली जो रे है इसका नाम एक्स है, ये बिल्कुल सही बनी हुई है। ये रे जेड है, जो बिल्कुल सही बनी हुई है। ये रेड जेड रे जेड है, जो ऐसी होनी चाहिए थी। भाई जो रे फोकल पॉइंट में से पास करेगी वो पैरेलल हो जाएगी, तो इसको ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि रे एक्स सही है, रे वाई सही है। विच ऑफ द रे हैज द स्टूडेंट ड्रॉन करेक्टली? कौन सी रे सही है? तो सर एक्स सही है और जेड सही है, एक्स और जेड सही है, वाई वाली रे गलत ड्रॉ की है स्टूडेंट ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? तो ए ऑप्शन में रेडियो वेव ने काम नहीं, रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। विच ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो भी, ये भी। इसमें साउंड खराब कर रहा है, इसमें साउंड खराब कर रहा है, इसमें साउंड खराब कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए, लाइट वेव, रेडियो वेव, गैमा रेज, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद जनाब दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के नंबर लिखे हुए हैं। पूछ ये रहे हैं कि कौन सी वेव है, कंपेयर कराना है कि साउंड एक्स और वाई में कंपेयर कराएं। तो साफ नजर आ रहा है कि वाई वाली वेव की लाउडनेस ज्यादा है, वाई इज लाउडर, सही बात है, वाई इज लाउडर, पक्की बात है। अब बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी और पिच एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल्कि कह लें कि फ्रीक्वेंसी और पिच एक ही चीज के दो नाम है, फ्रीक्वेंसी और पिच एक ही चीज के दो नाम है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुझे चाहिए पिच, तो फ्रीक्वेंसी को चेक करें,
वाई लाउडर है और वाई की फ्रीक्वेंसी कम है। कम का मतलब लो पिच है। वाई की फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए वाई लो पिच है। बेटा कलीम, आपसे हम सवाल करना चाहेंगे। बेटा कलीम, क्वेश्चन ये है कि साउंड वेव कहीं पैदा हो रही है, साउंड वेव पैदा हो रही है, लेकिन कोई पर्सन है, उसे आवाज नहीं आ रही। साउंड प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसे आवाज नहीं आ रही। क्या पता उसके कान में खराबी हो। तो खैर, कल आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर है कलीम। बी। सर फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होगी कि शायद वो अल्ट्रासाउंड हो, और अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है पर हम उसको सुन नहीं सकते। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। उसके बाद जनाब हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, और इस परमानेंट मैग्नेट को क्या कर रहे हैं तो जरा देखिए, उसके बारे में चार बातें बोली हुई हैं। इट इज मेड फ्रॉम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, गलत। परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज स्टील। सॉफ्ट से नहीं बनाते। इट रिपेल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नहीं सर, मैग्नेट मटेरियल को, नॉन मैग्नेटिक को कुछ करेगा ही नहीं। इट फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, नहीं सर, फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो बहुत आसान सवाल, नॉर्थ पोल ने नॉर्थ पोल को रिपेल करना है। आंसर इज डी। 26, डीमैग्नेटाइज करना है। सर डीमैग्नेटाइजेशन ऑल्टरनेटिंग करंट से होती है। डीमैग्नेटाइजेशन ऑल्टरनेटिंग करंट से होती है, इसलिए बेटा इसका आंसर सी है। 27 कह रहे जनाब पी और क्यू दोनों नेगेटिवली चार्ज है। और भाई जब दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं तो दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ रिपेल करना है। दोनों नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्जेस के बिटवीन में होती है ओनली रिपल्शन। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने वोल्टेज मेजर करना है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो अगर वोल्ट मीटर को अगर मैं रेजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल लगा दूंगा तो वो रेजिस्टर का वोल्टेज बता देगा। ये लैंप का वोल्टेज बता रहा है, ये किसी का भी वोल्टेज नहीं बता रहा। ये ए लेवल के फिजिक्स में पढ़ाते हैं, टर्मिनल पीडी या ईएमएफ बता रहा है। खैर इस सवाल में आपको लोड का वोल्टेज चाहिए, तो लोड का वोल्टेज आपको सिर्फ ऑप्शन बी में मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट के पास 4 पीसेज ऑफ वायर है, 4 पीसेज ऑफ वायर है, सेम मटेरियल के बने हुए। जब सेम मटेरियल के बने हुए हो तो हम लोग फॉर्मूले को इस फॉर्म में ले लेते हैं जिसमें रेजिस्टिविटी को हटा देते हैं। रेजिस्टिविटी को बेटा मैंने हटा दिया। क्वेश्चन है बताइए कौन से वायर से लार्जेस्ट करंट गुजरेगा। सर आपको पता है कि करंट रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लार्जेस्ट करंट चाहिए तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। सर स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस जब होगी जब लेंथ ऑफ वायर सबसे छोटी होगी। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटी लेंथ 0.5 है, और डायामीटर बड़ा होना चाहिए। सर बड़ा डायामीटर 1 मिलीमीटर का है, बड़ा डायामीटर 1 मिलीमीटर का है। तो अगर बड़ा डायामीटर 1 मिलीमीटर का है तो जनाब इसका आंसर बन जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में किसी बच्चे को जगाना चाहेंगे। सदीम भाई हमें जल्दी से आंसर बताएं। क्वेश्चन बहुत आसान है कि मैं बेल बजाना चाहता हूं, लैंप जलाना चाहता हूं, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं। सदीम, स्विच नंबर 1 बहुत जरूरी है, स्विच नंबर 2 बहुत जरूरी है, स्विच नंबर 3 बहुत जरूरी है, स्विच नंबर 4 का कोई काम नहीं है। इसलिए आप सही बोल रहे हैं। अलबत्ता फाइक को एक मुश्किल सवाल में डाल देता हूं। फाइक ये बताइए कि ऐसा मैं क्या करूं, ठीक है ना, ऐसा मैं क्या करूं, दो बातें बताइएगा कि कुछ भी ना चले।
कुछ भी ना चले, ना लैम्प जले, ना रिंग बेल कर, ना बेल रिंग करे, फायर। 1 को क्लोज कर दें, ओपन का लफ्ज गलत बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, 1 को क्लोज कर दें। दो बातें बतानी है, एक और बात बताएं। क्या कर दूं? नहीं 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 नहीं, सुनिएगा फाइक बेटा, अगर मैंने 4 को क्लोज कर दिया ना, अगर मैंने 4 को क्लोज कर दिया, चाहिए ना, 4 को क्लोज कर दिया, तो 4 को क्लोज करके ना बेल बजेगा, ना रिंग, ना बेल रिंग करेगी। अच्छा इसमें बताएं, जो मैं असल सवाल पूछना चाह रहा था वो ये वाला था, मैंने सारे क्लोज कर दिया, अब क्या चलेगा बताओ? कुछ भी नहीं चलेगा जनाब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। कुछ भी नहीं चलेगा अगर मैंने चारों स्विच क्लोज कर दिए, पता है क्यों? क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता पकड़ता है। तो करंट यहां से चल के यहां से घूम के आ जाएगा, ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, खैर ये एक्स्ट्रा सवाल मैंने बनाया जबरदस्ती का। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे जनाब टोटल रेजिस्टेंस बताएं। तो सर 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/r। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, आसान सवाल है। अलबत्ता ये एक मुनासिब सवाल है। इस मुनासिब सवाल में खौला बेटा आप इस सवाल का आंसर कर सकती हो क्या? सवाल मुश्किल है भाई, 32। खौला पहले आप ट्राई कीजिए बेटा। खौला या खालिद, इनमें से बेटा कोई भी बच्चा मुझे समझा दे। खालिद बेटा आपको भी इनवाइट कर रहा हूं। दिस इज अ मूवेबल कॉन्टैक्ट। इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को मूव करा रहा हूं टूवर्ड्स एंड क्यू, यानी यहां रखूंगा, फिर यहां रखूंगा, फिर यहां रखूंगा, क्यू की तरफ लेके जा रहा हूं। हाँ बोले बोले खालिद। सही बात है, और ब्राइटनेस विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है। ब्राइटनेस विल नॉट चेंज, क्योंकि वोल्ट मीटर को कहीं पे रखो, इससे लैम्प को क्या होने वाला है? और अबाउट वोल्ट मीटर बेटा क्या कहते हो, इंक्रीज और डिक्रीज खोला? सही। नहीं ये ना कहे अगेंस्ट का करंट, आप ये कहें, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त ज्यादा लेंथ इन्वॉल्व है। जब मैं इसके करीब लेके जा रहा हूं ना, तो असल में लेंथ कम हो रही है, रेजिस्टर की लेंथ कम हो रही है, लेंथ कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर की वोल्टेज कम हो रहा है। ठीक है जनाब, तो हम दोनों टर्मिनल्स के बिटवीन की लेंथ को चेक करते हैं। दोनों टर्मिनल्स के बिटवीन की लेंथ कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, वोल्टेज कम होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा जी, इसके बाद ये एक बहुत आसान सवाल है। इस आसान से सवाल को कलीम आप कीजिए आंसर। मैं सारे लैंप्स को नॉर्मल ब्राइटनेस पे ऑपरेट करना चाहता हूं, क्या आंसर होना चाहिए? सवाल बहुत आसान है। डी, बिल्कुल उल्टा आंसर दिया कलीम भाई ने। भाई जब लैंप हमारे घरों में सारे के सारे लैंप पैरेलल लगे हुए होते हैं, हर चीज पैरेलल लगी हुई है हमारे घर में, जब हर चीज पैरेलल लगी हुई है तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपनी नॉर्मल करंट और वोल्टेज पे फंक्शनल है, नॉर्मल ब्राइटनेस देगा। डी में तो सबसे लीस्ट ब्राइटनेस होगी, तो बिल्कुल उल्टा आंसर हो गया कलीम भाई। आंसर है इसका बी। नॉर्मल ब्राइटनेस जब होगी, जब सबको पैरेलल लगाया हुआ, दो पैरेलल सीरीज होंगे वो भी खराब कर देगा, जहां सीरीज आता है वो खराब कर देता है ब्राइटनेस को। नॉर्मल ब्राइटनेस हमेशा जब मिलती है जब बल्ब या लैंप पैरेलल में लगे हुए। उसके बाद ये भी एक बड़ा सीधा सा सवाल है, हमें पता है फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं, और सीरीज में ये लगाया हुआ है। ठीक है ना, अब लाइव वायर पे लगाते हैं, तो लाइव वायर पे लगाने का वजह से फ्यूज हमेशा लाइव वायर के नजदीक तरीन लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में सर ये प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स, सर ये सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, ये सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज,
प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। अब आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे, सारी वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं, टाइम कम है, आप इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो, मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जनाब, उसके बाद कह रहे हैं कि ये एक मोटर है, मोटर में टर्निंग अफेक्ट है, टर्निंग अफेक्ट इंक्रीज करना है, टर्निंग अफेक्ट इंक्रीज करना है। तो याद है टर्निंग अफेक्ट इंक्रीज करने के लिए हम आपको ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं। इस फार्मूले में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, करंट को बढ़ा दें, सर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करेंगे तो टर्निंग अफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करेंगे तो टर्निंग अफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर है इसका 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37, कैथोड रेज। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड रेज बीटा पार्टिकल होते हैं, कैथोड नेगेटिव होता है और नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। इसमें नो डिफ्लेक्शन, इसमें अपोजिट डिफ्लेक्शन, इसमें तो बहुत ही ज्यादा अपोजिट डिफ्लेक्शन। तो खैर कैथोड नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहे जनाब कार्बन ने बीटा पार्टिकल इमिट कर दिया। आपको पता है बीटा पार्टिकल का मास 0 होता है, मतलब ना होने के बराबर होता है, ठीक है ना। और चार्ज, सर चार्ज -1 होता है। तो जहां Q लिखा हुआ है सर, इस Q की जगह होना चाहिए -1, Q की जगह होना चाहिए -1। सर P की जगह क्या लिखें? तो अगर हम इतनी डेप्थ में नहीं भी जाएं तो सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। तो ये 1 इंक्रीज हुआ है तो यकीनन ये नंबर 1 छोटा होगा, सो इट इज 6। तो बी का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बी है, जिसमें पी की वैल्यू 6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं एक स्टूडेंट रेडिएशन की रेडियो एक्टिविटी को स्टडी कर रहा है। अच्छा जी, रीडिंग्स आपके सामने लिखी हुई है। स्टूडेंट ने कई दफा एक्सपेरिमेंट किया, बट हु आल्सो मेजर द काउंट रेट 2 मिनट, इसने 2-2 मिनट के बाद रीडिंग ली है। हाफ लाइफ भी 2 मिनट है। वाई इज द मेजरमेंट measured count rate always greater than the half the previous value? यानी वैल्यू जो आना चाहिए उससे वैल्यू हमेशा बड़ी आती है। जो वैल्यू आना चाहिए कैलकुलेशन से, लेकिन जब मैं डिटेक्टर से रीडिंग निकालता हूं तो वो रीडिंग हमेशा ज्यादा आती है, हमेशा ज्यादा आती है। ज्यादा आने की क्या वजह हो सकती है? सर ज्यादा आने की वजह हो सकती है बैकग्राउंड रेडिएशन। तो सर बैकग्राउंड रेडिएशन है और उस बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से रीडिंग हमेशा बड़ा नंबर शो आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप नोट करें बेटा कि 2015 में ये सवाल कितने आसान आते थे। जितने पुराने पेपर में जाओगे ना, आपको क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत लो नजर आएगा। तो ये 2015 का जो पेपर था, इसको भी अगर आप देखें, इस पूरे पेपर में किसी एक सवाल के अंदर भी मैं बोलूं ओए होए ऐसा कोई सवाल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सीधे सीधे सवाल। तो जो डिफिकल्टी लेवल 2017 के पेपर के बाद वाला है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है। अरे अब क्लास के अंदर हम लोग 2 प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है कि हमने एमसीक्यूज का कोई एक पेपर करना है, और उस पेपर में भी हमने आपको आज़ादी दी हुई है कि अगर आप खुद से सिलेक्ट करके दे दें सर कल मुझे ये पेपर करा दें, तो मैं उसको फॉलो करूंगा। और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कौन सा पेपर कराना है, तो फिर जाहिर सी बात है मैं अपनी मर्जी से रैंडमली कोई सा भी पेपर उठा लूंगा। तो आज भी दोपहर को जो मैं अब्दुल मुसव्विर वाली क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, तो उन्होंने जो पेपर बोला बस मैंने वो उठा लिया। तो आप अपनी मर्जी से भी मुझे कोई पेपर बता सकते हैं। अलबत्ता पेपर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं अपनी मर्जी से इसलिए उठाता हूँ क्योंकि इसका आंसर लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आंसर लिखा हुआ हो
और हम लिखने से जरा टाइम की बचत कर लें। तो जरा आज की क्लास का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि कोई स्टूडेंट किसी बॉल को किसी बॉल की मूवमेंट को बॉल को थ्रो कर रहा है एयर में। जब बॉल एयर में मूव कर रही है तो ये बॉल कितनी दूर जाकर गिरेगी? बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी अगर मैं बॉल का लॉन्चिंग एंगल चेंज कर दूं? ये मैंने इन्वेस्टिगेट करना है। क्या मतलब अभी समझाते हैं। रेंज का मतलब कितनी दूर जाके गिरेगी बॉल, और आपको दी हुई है एक फ्लेक्सिबल चैनल। ये जनाब एक फ्लेक्सिबल चैनल है, फ्लेक्सिबल कोई मटेरियल है, और इस फ्लेक्सिबल मटेरियल का ये वाला एंड, ठीक है जनाब, हम अपनी मर्जी से बेंड करके इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। समझाने में आसानी के लिए मैंने इस फ्लेक्सिबल चैनल को एक आयरन के स्टैंड के ऊपर सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है जनाब। अच्छा, इसके लोअर साइड को मैं अपनी मर्जी से बेंड करूंगा, और क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है कि सर यहां से हम बॉल को रिलीज करेंगे, ठीक है ना। बॉल को यहां से नहीं, असल में तो यहां से रिलीज करेंगे। बॉल यहां से जाएगी, स्पीड पकड़ेगी, और यहां से बॉल हवा में उड़ती हुई नीचे आएगी। इस तरह की मूवमेंट को ए लेवल्स की फिजिक्स में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने बॉल को टॉप ऑफ द चैनल रिलीज करना है। बॉल जब बॉटम ऑफ द चैनल पे पहुंचेगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। सवाल है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज एंगल पे डिपेंड करती है, और इस चीज को मैंने इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सामान आपको दिया हुआ है उसमें फ्लेक्सिबल चैनल दे दिया है और बॉल्स दे दी हैं, और बस, और बस। कह रहे क्या आपको कुछ और चाहिए होगा? जवाब हाँ सर, बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी ये नापना है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सर या तो मुझे मेजरिंग टेप चाहिए होगा या मुझे मीटर रूल चाहिए होगा। तो सर मुझे दो चीजें चाहिए, मेजरिंग टेप या मीटर रूल, नंबर वन। नंबर टू, जब मैं इसे बेंड करूंगा तो बेंड करने से सर एंगल बनेगा। उस एंगल को मेजर करने के लिए मुझे प्रोटेक्टर चाहिए। तो प्रोटेक्टर चाहिए एंगल को मेजर करने के लिए, मेजरिंग टेप चाहिए डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो जो दो की वेरिएबल है जिससे एक्सपेरिमेंट चलेगा कि कितनी दूर जाके बॉल गिरेगी, जब मैं एंगल चेंज करूंगा तो एंगल चेंज करने से बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी, ये मेरे लिए एडिशनल अपरेटस होगा। तो एक तो मुझे एडिशनल अपरेटस चाहिए था। नंबर टू, कह रहे हैं हम एक्सप्लेन करें किस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को प्लान करेंगे। तो सर इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मैं बॉल को इसके टॉप से रिलीज करूंगा। बॉल इस फ्लेक्सिबल चैनल पे नीचे जाएगी, स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और जब ये इसके बिल्कुल एज पर पहुंच जाएगी तो एज पर फॉर एग्जांपल मैंने इस वक्त एंगल 15 डिग्री रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री रखा हुआ है। तो 15 डिग्री को मैंने प्रोटेक्टर से मेजर करके सेट किया हुआ है। अब जब बॉल यहां से जंप करेगी तो कितनी दूर जाके गिरेगी, मैं इस डिस्टेंस को मेजर कर लूंगा। उसके बाद बेटा मैं दूसरी बॉल उठाऊंगा, मतलब उसी बॉल को, बल्कि मुझे दोबारा उठाना चाहिए, उसी बॉल को दोबारा टॉप पे रखूंगा, और इस मर्तबा इस वाले एंगल को 15 डिग्री के बजाय मैंने 30 डिग्री कर दिया प्रोटेक्टर से। और फिर मैंने बॉल को ऊपर से रिलीज करना है, बॉल नीचे आएगी और अब कोने पे पहुंच के जंप करेगी तो कितनी दूर जाके गिरेगी वो मैंने मेजर करना है। तो जरा बेटा इसका एक आइडियल आंसर देखिएगा। मैंने लिखा कि फ्लेक्सिबल चैनल को आप सपोर्ट करें, फिक्स कर दें
किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो देखिए जनाब, ये जो मैंने आयरन स्टैंड बनाया हुआ, इस आयरन स्टैंड के ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया, सेटअप बना दिया। फिर मैंने एक बॉल ली जिसका एक खास डायामीटर है, एक खास मास है, जिसको मैंने कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट मास, कांस्टेंट डायामीटर की मैंने एक बॉल ले ली। फिर मैंने उस चैनल के एंड पर प्रोटेक्टर रखा, और प्रोटेक्टर पर फॉर एग्जांपल 15 डिग्री के एंगल पर, 15 डिग्री के एंगल पर उसको मैंने बेंड कर दिया। फिर बेटा मैंने बॉल को चैनल के टॉप पे लाके रखा। प्लेस द बॉल एट द टॉप एंड ऑफ द चैनल, टॉप एंड ऑफ द चैनल, और वहां से फिर मैंने इसको रिलीज कर दिया। जब मैं रिलीज करूंगा जेंटली बॉल को फ्रॉम चैनल, तो जब ये बॉल बिल्कुल नीचे पहुंचकर जंप करेगी तो कितना दूर जाके गिरेगी, मैंने उस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करना है। बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी उस रेंज को मैंने मेजर करना है बाय यूजिंग मेटल रूल या मेटल स्ट्रिप या मेजरिंग टेप। फिर बेटा मैंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, और बार बार एंगल बदल कर मल्टीपल टाइम मैंने उसकी रीडिंग नोट करनी है। सर क्या चीजें सेम रखनी है? भाई हर मर्तबा बॉल का मास और डायमीटर सेम रखिएगा, हर मर्तबा चैनल की हाइट को सेम रखिएगा, हर मर्तबा फ्रिक्शन चैनल पे सेम रखिएगा। अगर फ्रिक्शन को हटा भी दें तो ऊपर की दो बातें काफी है। फिर आपको बनाना होता है टेबल। सर टेबल कैसे बनेगा? भाई टेबल बनाने के लिए हम दो चीजों पे वर्किंग कर रहे हैं। नंबर वन एंगल पर, नंबर टू रेंज पर। तो अगर आप एंगल 15 डिग्री रखते हो, ऐसे नंबर लिख रहा हूं उल्टा सीधा, तो रेंज आ रही है फॉर एग्जांपल 4 मीटर। आपने एंगल ज्यादा कर दिया तो रेंज फॉर एग्जांपल आ रही है 6 मीटर। आपने एंगल और ज्यादा कर दिया, रेंज आ रही है 8 मीटर। तो मतलब एंगल चेंज करने से रेंज में वेरिएशन आ रही है, पर इसको फिल नहीं कीजिएगा एग्जाम में, समझाने के लिए बोल रहा हूं, फिक्स ये फिल नहीं कीजिएगा। अच्छा जनाब, आखिर ये काम क्या होता है? कंक्लूजन करना, कंक्लूड करना। कंक्लूड करने के लिए अगर मैं एक्स एक्सिस पर एंगल रखूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, एटसेट्रा, ठीक है जनाब, और वाई एक्सिस के ऊपर रेंज रखूं, ठीक है जनाब, कि 15 डिग्री पे रखा तो इतनी रेंज आई, 30 पे रखा तो इतनी रेंज आई, 45 पे रखा तो इतनी रेंज आई, 0 पे तो खैर 0 ही होगा। तो ग्राफ इसका तो बनता है ना बेटा, इस शक्ल का बनता है, ठीक है जनाब। और याद रखिएगा, ऐसे ही बता रहा हूँ, ए लेवल की फिजिक्स में पढ़ाते हैं, 45 डिग्री पर ना मैक्सिमम रेंज आती है। 45 डिग्री से ज्यादा, 45 डिग्री के बाद से रेंज कम होने लगती है। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज 45 होती है। खैर ये वैल्यू नहीं लिखिएगा भाई, वैल्यू नहीं लिखिएगा, फालतू बोल रहा हूं मैं, वैल्यू नहीं लिखिएगा। अच्छा जी, अब कंक्लूड करने जा रहे हैं। सर कंक्लूजन ये है कि हमने ग्राफ प्लॉट करना है। एंगल को मैंने रखा एक्स एक्सिस पे, रेंज को रखा मैंने वाई एक्सिस पर। फिर मैंने ग्राफ प्लॉट करना है और फिर एनालाइज करना है कि किस एंगल पर रेंज कैसी आ रही है, और फिर ढूंढना है, ये फालतू की बात कर रहा हूं, कि किस एंगल पर मैक्सिमम रेंज आई। फिर मैंने ढूंढना है कि कौन से एंगल पर मैक्सिमम रेंज आई। क्या ये बात इन्होंने सवाल में बोली है? नहीं जनाब, ये वाली बात नहीं बोली, खाली ये बोली है कि जनाब टेबल बनाइए, टेबल के अंदर कॉलम के ऊपर हेडिंग डालिए और डिस्प्ले कीजिए, रीडिंग फिल नहीं करनी है, और फिर इसकी बेस के ऊपर कंक्लूड कीजिए, ठीक है जनाब, एक्सप्लेन कीजिए रिजल्ट्स को, ठीक है जनाब। तो ये कंक्लूजन है जो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो इस रिकॉर्डिंग को बेटा मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ।